समय के लेटेंट सीजन 2 ने नेटफ्लिक्स के साथ स्कैम कर दिया और ऐसा हमें सिर्फ और सिर्फ लग रहा है क्योंकि समय ने पब्लिकली आके बोल दिया कि इन्होंने अपने शो को नेटफ्लिक्स को भेज दिया पर अपलोड फ्री में यूट्यूब पे भी करेंगे। शो नेटफ्लिक्स पे और यूट्यूब पे दोनों पे आएगा और ऐसा आज तक नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। और अगर तुम लोगों को स्पॉइलर दूं तो ये कोई स्कैम भी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग मूव है क्योंकि यूट्यूब पे जब कंटेंट फ्री में आएगा तभी तो फटेगा। नेटफ्लिक्स के ऊपर जब एक पेड वॉल आ जाएगी ना, सारे राइट्स नेटफ्लिक्स पे चले जाएंगे, जिसकी वजह से लेटेंट के फटने का जो एक्चुअल रीजन था ना, जो छोटी छोटी क्लिप्स के अंदर इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स पे घूमता था, उस चीज को पूरी तरह से मॉनिटर कर दिया जाएगा नेटफ्लिक्स की तरफ से, जिससे वो कंटेंट लीक ना हो सके, जो एट द एंड क्या करेगा, लेटेंट की वायरलिटी को जान से मार देगा। तभी इंडिया कोड लेटेंट नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम तो होगा पर उसके राइट्स को नहीं करेगा। और ये चीज पहली बार किसी आदमी ने करी और वो भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडिया के अंदर ये स्टैंड अप कॉमेडियन के अलावा कोई और आदमी कर भी नहीं सकता था। और कोई और से मैं बॉलीवुड का रेफरेंस नहीं दे रहा, मैं कंटेंट इंडस्ट्री का रेफरेंस दे रहा हूं। अगर आप लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस को भी यूट्यूबर गिनते हो तो वो हमेशा टॉप हायरार्की के अंदर आएंगे। मेरे जैसे बिजनेस यूट्यूबर, कोई पॉलिटिकल कंटेंट बनाता है, कोई कॉमेडी वीडियोस बनाता है, सबका एक दायरा है। पर लेटेंट के बाद से ना कॉमेडियंस किसी भी दायरे के अंदर नहीं आते। समय रैना ने 1 घंटे में 4 करोड़ की टिकटें बेच दी थी। जाकिर खान तो खुद को कॉमेडियन मानता भी नहीं है, वो स्टोरी टेलर है, फिर भी उसकी नेटवर्क 26 करोड़ से ज्यादा है। सिर्फ एक एपिसोड लेटेंट ने कॉमेडियंस की रातों रात जिंदगी बदल दी। और मैं सिर्फ समय रैना की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी कॉमेडियंस की बात कर रहा हूँ। इनके प्राइसेस डबल हो चुके हैं। लेटेंट से पहले जाके देख लो, ये लोग मजबूरन क्वालिटी के ऊपर राइड करते थे, जिससे इनके पास एक्सेस ही नहीं होता था पैसा कमाने का। तुम्हें लगता होगा भैया कॉमेडियंस तो शो कर लेते हैं, टिकटें बेच के पैसा कमा लेते हैं। जब ब्रेक डाउन करके बताऊंगा तब समझ आएगा। जब 100 रुपए की टिकट बिकती है तो इनके हाथ में क्या आता है, कभी कभी तो घाटा हो जाता है शो करने के बाद। एक कॉमेडियन बनने से लेके पैसा कमाने तक ग्लोरीफाइड बहुत लगता है क्योंकि उसका फेस कौन है, समय रैना, जाकिर खान, बस्सी जैसे लोगों को देख के लगता है कि यार स्टेज पे जाके बकचोदी ही तो करनी है, मैं भी कर लूंगा। किसी को हंसाना बड़ी बात है कि यार मैं मेरे दोस्तों के बीच में पता है कितने क्रेजी जोक मारता हूं। अगर तुझे भी ऐसा लगता है तो एक काम कर, एक बार स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई कर देख। आई नो, आई एम सॉरी, काफी ज्यादा रूड साउंड कर रहा होगा। ट्राई कर देख तो बहुत गलत साउंड कर रहा है। ट्राई करके दिखा। तुझे क्या लगता है तू कभी भी ऐसे वेन्यूज के ऊपर जाएगा और जाके बोलेगा मुझे बहुत फनी चुटकुले आते हैं, तो वो तेरे पैरों में पड़ जाएंगे। बोलेंगे ये लो महाराज 1 लाख रुपए 4 चुटकुले सुना के चले जाओ। 5 से 7 मिनट के स्लॉट के लिए आपको दर धक्के खाने पड़ते हैं। कॉमेडियन की आज की डेट में इज्जत ज्यादा है क्योंकि उन्होंने कमाई है, क्योंकि वो काबिल ज्यादा है। क्रिएटर को सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिथम सेट करना पड़ता है। क्रिएटर को सिर्फ फोन उठाना है, बकचोदी करनी और फेमस। कॉमेडियन को पहले ग्राइंड करना पड़ता है। और यहाँ तक वीडियो देखने के बाद 50% लोग बोल रहे होंगे यार कॉमेडियंस और क्रिएटर्स को अलग अलग काउंट कर रहा है, कोई फुद्दू आदमी ही होगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आपको कॉमेडी शुरू करनी है तो उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको ओपन माइक्स के अंदर जाना पड़ेगा। अभी जिनको नहीं पता कि ओपन माइक क्या होते हैं, ये ऐसे शोज होते हैं जिसके अंदर रैंडम लोगों को परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जैसे अगर मैं दिल्ली एनसीआर का एग्जांपल दूं तो होस्टकास्ट के अंदर ओपन माइक्स बहुत ज्यादा होते हैं। एक वेन्यू को 1-1.5 घंटे के लिए बुक कर लिया जाता है, 8-10 लोग उसके लिए पे करते हैं। अगर आप लोग परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको पैसा मिलता नहीं है, आपको पैसा देना पड़ता है। आपको 5 से 7 मिनट का स्लॉट खरीदना पड़ता है, ये चेक करने के लिए कि जो जनता आ रखी है उसके ऊपर जोक चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई जोक लिख ली, आपने 150 रुपए दे दी और आपने बोला ला यार मेरे को 5 से 7 मिनट दे दे, मैं चेक करके जा रहा हूं। आपको साथ में एक बंदा लाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं ब्रिंगर स्पॉट। अभी ब्रिंगर स्पॉट क्या होती है ये चीज समझो। जो मोस्टली ओपन माइक्स होते हैं उनके बिजनेस मॉडल कैसे काम करते हैं, सबसे पहले उसमें जाते हैं। एक बंदा है जो एक वेन्यू को ओन करता है, जिसके अंदर स्टेज लगा हुआ है, माइक्स लगी हुई है, चेयर्स लगी हुई है। अभी उसने बोला कि हम लोग 1 घंटे के लिए ओपन माइक करवा रहे हैं, जिसको भी ओपन माइक में आना है वो परफॉर्म कर सकता है। पर जो भी परफॉर्म करने आएगा, मान के चलते 10 लोग आ रहे हैं तो सबको 150-150 रुपए देने पड़ेंगे। अभी 15 लोगों ने 150-150 रुपए दिए, 1500 रुपए हो गए। जो तुम्हें लग रहे होंगे कि यार ये तो बहुत कम है, चलो ऑडियंस से कमा लेंगे, बट रियलिटी ऑडियंस नहीं आती है क्योंकि ओपन माइक में मोस्टली वही कॉमेडियंस होते हैं जो अपना करियर अभी शुरू कर रहे होते हैं। वो मोस्टली फनी नहीं होते, वो ग्राइंड कर रहे होते हैं, अपने नए जोक्स को लिख के टेस्ट कर रहे होते हैं। तो कोई भी जनता उसको जाके सुनना नहीं चाहती है। तो आपको आपके साथ एक बंदा लाना पड़ता है जो आपके बिहाफ पे दूसरों के चुटकुले सुन के उन पे रिएक्ट करेगा। एक क्लोज कम्युनिटी है जिसके अंदर आपको अगर परफॉर्म करना है तो आपको अपना बंदा लाना पड़ेगा जो रिएक्शन भी दे रहा है। और अगर तुम्हें यहाँ तक चीजें प्रॉब्लमेटिक लग रही है तो उससे आगे भी चलते हैं। अगर आप लोग बंदा नहीं लाते हो, आपको बस्किंग करनी पड़ती है। अभी जिसको बस्किंग भी नहीं पता, मुझे 1 मिनट तो मैं समझाता हूँ क्योंकि मुझे भी ये चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक लगी थी। अगर तुम में से कोई भी होस्टकास्ट के आसपास रहता है या फिर कॉमेडी क्लब्स के आसपास कभी भी हैंग आउट करने के लिए घूमता रहता है तो तुमने वो लोग देखे होंगे जो तुम्हारे पास आके बोलते हैं कि यार स्टैंड अप शुरू होने वाला, देखोगे क्या। मुझे पहले लगता था ये वेन्यू के लोग होते हैं, उनकी टिकट्स नहीं बिकी होती और वो आगे बोलते हैं कि यार आप देख लो आप देख लो, और वो नीचे आगे अपनी टिकट्स को सेल कर रहे होते हैं। रियलिटी के अंदर वो लोग पता है कौन होते हैं, स्टैंड अप कॉमिक्स। ये वो
वो लोग होते हैं जिन्होंने वेन्यू के लिए तो पैसे दे दिए हैं पर उनके पास लोग नहीं है ले जाने के लिए। और अगर आप ब्रिंगर या फिर अपने साथ लोग लेके नहीं जा रहे हो तो आपको परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी भी कई जगहों पे नहीं दी जाती। अगर आप लोग सोच रहे हो कि भैया 7-8 मिनट का कंटेंट है मेरे पास, जेब में 150 रुपए में जाके परफॉर्म कर लूंगा, आपको निकाल दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि भैया अगर चुटकुले सुनाने हैं तो सुनने के लिए कोई लेके आ। ऐसे अगर 10 लोग परफॉर्म कर रहे हैं, 10 की ऑडियंस लेके आए हैं तो हर कोई एक दूसरे का जोक सुन के एक दूसरे को फीडबैक दे सकेगा। और अगर आप लोग नहीं लेके आ पाए तो कॉमेडी क्लब के नीचे जो भी मार्केट होगी आप लोग वहां जाके एक एक आदमी से पूछ रहे होते हो। आप हर कपल को इंटरप्ट कर रहे होते हो, आप हर चलते फिरते आदमी को पूछ रहे होते हो भाई मैं चुटकुले लिख के लाया हूँ, सुनेगा क्या ऊपर चल के। एंड कुछ लोगों के लिए ये चीज इजी होगी कि ठीक है यार चुटकुले सुनाने ले चलते हैं किसी को, बट मेरे जैसे आदमी के लिए चीज बहुत टफ है। सबसे पहले मैं 7-8 मिनट का एक टाइट सेट लिखूं जिसको मैं घर बैठ के कैमरा के सामने परफॉर्म करके चेक नहीं कर सकता। मुझे उसको एक लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे मैं उनके रिएक्शंस ले सकूं। हर कॉमेडियन क्या करता है अपने हर सेट को ना ऑडियो फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड करता है, जिससे अगर उसने 7 मिनट का कोई भी सेट लिखा होता है तो उसको बाद में जाके सुनता है कि अच्छा इस जगह पे ज्यादा लाफ आया, इस जगह पे कम लाफ आया, तो मतलब इस पार्ट को अच्छा करो, इस पार्ट को हटाओ। ऐसे धीरे धीरे करके 1.5 साल से लेके 4-4 साल लग जाते हैं कॉमेडियन को 1 घंटे का सेट लिखने के लिए, जिसको नॉर्मली लोग स्पेशल कह के लॉन्च करते हैं। जैसे समय नैने का भी आया था कि हम स्टिल अलाइव, अब पुलिस ने उसकी मार बहुत रखी थी तो उसने फटाफट लिख लिया। बट कुछ लोगों को टाइम लग जाता है और टाइम इसमें भी लग जाता है कि आपको जिनसे फीडबैक चाहिए आपको उन जनता को इकट्ठा करना पड़ रहा है, आपको उनको नीचे जाके बुलाना पड़ रहा है कि सर थोड़ी देर ऊपर चलो मैं आपको चुटकुला सुनाऊंगा, फीडबैक देके जाना फिर मैं सही करूंगा। और अभी क्योंकि आप लोग एक लाइव ऑडियंस से फीडबैक ले रहे हो ना कि एक एल्गोरिथम से, जैसे हम सभी क्रिएटर्स को एक एल्गोरिथम से फीडबैक मिलता है कहां पे ऑडियंस रिटेंशन ज्यादा है, कहां पे कम है, कौन सा पार्ट रखना चाहिए, कौन सा पार्ट नहीं रखना चाहिए। उनको वो फीडबैक लेने के लिए जनता के पास जा जाके मांगना पड़ता है टाइम की, सर आपके पास 10 मिनट है तो ऊपर आ जाओ यार, सिर्फ 1 घंटे का सेट है हमें 1 घंटा दे दो, यूं चले जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है जो ओपन माइक्स होते हैं ये पेड होते हैं और उस टाइम पे लोग इकट्ठे करने और भी मुश्किल हो जाते हैं। पेड ओपन माइक्स में क्या होता है जो ऑडियंस आ रही है उनसे भी पैसा लिया जाएगा और जो परफॉर्म करने आ रहे हैं उनसे भी पैसा लिया जाएगा। और बाकी इनका कोई सेट रूल नहीं होता क्योंकि पूरी की पूरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। जितने भी इनके अंदर वेन्यूज है ये मोस्टली लॉस के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि 1500 रुपए अगर ले लिया आपने 10 कॉमिक से कुछ नहीं बन रहा। होस्ट खास के अंदर अगर रेंट देखे तो 70 से 80 हजार रुपए का आ जाता है। उसके बाद आपने अंदर इंटीरियर को तैयार किया है, लड़के रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, 1000 चीजें होती है। 1500 रुपए रिकवरी फैक्टर हो ही नहीं सकता, आप लॉस में ही काम करोगे। इसी रीजन से द लाफ्टर स्टोर हो गया, हैबिटेट हो गया, अगर इन बड़े बड़े फेसेस या नेम्स को छोड़ दिया जाए ना छोटे छोटे वेन्यूज काफी बार बंद होते रहते हैं। और दिल्ली के अंदर तो फिर भी आप लोग बस्किंग करके लोग ले आते हो, मुंबई में तो बस्किंग भी नहीं होती है। मुंबई के अंदर आपको ब्रिंगर साथ लेके जाना ही पड़ेगा, अपने साथ एक आदमी लेके जाना ही पड़ेगा, जिसका अगर कॉमेडियन पीओवी से देखे तो थोड़ा बहुत लॉस भी होता है क्योंकि जब भी आप लोग बस्किंग करते हो ना आपको नए नए लोगों का फीडबैक मिलता है। मान के चलो आप लोग 10 कॉमेडियन है जो ओपन माइक में हमेशा परफॉर्म करते हैं और आप लोग हमेशा अपने साथ 10 लोग लेके आते हो और वही 10 लोग रिपीट हुए जा रहे हैं। तो जो लोग रिपीट हो रहे हैं वो बार बार आपका जोक सुन रहे हैं, 1 2 3 बार हंस लेंगे, बार बार थोड़ी हंसेंगे। लाइव ऑडियंस होने का जो मेन एजेंडा है ना वो खत्म हो जाता है। लाइव ऑडियंस का एजेंडा क्या है कि हम लोग लाइव फीडबैक ले सके और अपने कंटेंट को इंप्रूव कर सके। अब जब एक आदमी ने मेरा एक कंटेंट 10 बार देख ही लिया तो उसमें क्या ही इंप्रूवमेंट का स्कोप है। वो अच्छे बुरे रिएक्शन छोड़ो, वो रिएक्शन ही नहीं दे रहे होते हैं। अभी चलो हम इसको यहाँ तक भी मान लेते कि यार आपको बस्किंग करनी पड़ेगी, आपको 150 रुपए देने पड़ेंगे पर 7 मिनट के, आपको हमेशा परफॉर्मेंस करने के लिए वहां तक जाना पड़ेगा। अगर आप लोग दिल्ली के एक दूसरे कोने में रहते हो आपको होस्ट खास तक ट्रेवल करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज आपको परफॉर्म करना है। और परफॉर्म करने के लिए लोग कितने सामने 15 जिसको आप नीचे से पकड़ के लाए हो। और अगर आपको लग रहा है कि इतनी ही प्रॉब्लम्स है तो ये स्टैंड अप कॉमेडियंस की एडिशनल प्रॉब्लम्स है। अभी इनकी वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी जो हर क्रिएटर को होती ही है। और मैं इस वीडियो के अंदर क्रिएटर्स और स्टैंड अप कॉमेडियंस को दोनों को आपस में इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि दोनों को लोग मर्ज बहुत करते हैं। एक आर्ट फॉर्म ऐसी है जिसके अंदर मैं बंद एसी कमरे में बैठ के शूट कर रहा हूँ। मैं अगर हकलाऊंगा मैं 10 बार हकला सकता हूँ। कॉमेडियन को हर चीज लाइव ऑडियंस के सामने रिफाइन करनी पड़ती है, उसमें जिगरा ज्यादा लगता है। जब आप परफॉर्म करने जाते हो ना वहाँ पे लोग बैठे होते हैं जो आपको हैकल करते हैं, आप कुछ बोल रहे होते हो आपको बीच बीच में टोकते हैं, आपकी जोक्स और आपके फ्लो को खराब करते हैं। और ये सारी चीजें फेस कर करके पता क्या होता है, एक कॉमेडियन रिफाइन होता है। मार्केट के अंदर हमेशा एक कॉमेडियन की ज्यादा डिमांड थी, है और रहेगी। अगर एक मिडिल क्लास का बिगनर कॉमेडियन है ना वो सारा दिन जॉब कर रहा होता है और जॉब करने के बाद उसको जो थोड़ा सा टाइम मिलता है उसके अंदर ट्रैवल करके परफॉर्म करता है। परफॉर्म करने से पहले लोगों को जाके बोलते हैं जनाब ऊपर चलो थोड़ा सा। ये एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस करने के लिए एफर्ट और पैसा बहुत ज्यादा भरना पड़ता है। और ऐसा मत समझना कि एक दिन 7 मिनट सुना लिया तो 7 मिनट पक्का हो गया। 7 मिनट के एक सेट को 2-2 महीने लग जाते हैं। बार बार रिफाइन करते रहो, बार बार रिफाइन करते रहो, कुछ कुछ नया ऐड करके टेस्ट करते रहो, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और वो जो थक हार के 7 मिनट एक कॉमेडियन को मिलते हैं ना उसके अंदर वो सिर्फ आपको चुटकुले सुनाने नहीं आता, क्योंकि आप तब हंसोगे जब आप कंफर्टेबल होगे, आप तब कंफर्टेबल होगे जब आप उसको जानोगे। हर कॉमेडियन आके आपने देखा होगा सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा और बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल होने की ट्राई करेगा, बहुत ही ज्यादा ऐसे जोक मारेगा जिससे सब कनेक्ट हो सके। सबसे पहले वो जाके ऑडियंस को ऑब्जर्व करेगा, वो देखेगा कि कौन लोग आए हुए। अगर ज्यादा कॉर्पोरेट मजदूर बैठे होंगे तो फिर कॉर्पोरेट्स के ऊपर जोक करेगा, ऑफिस जोक क्रैक कर देगा, बॉस पे कर देगा, ऑफिस में चलने वाले किसी अफेयर के ऊपर कर देगा, लोगों से बात करने की कोशिश करेगा। 3-4 मिनट उसी में ही लग जाते हैं कि भैया तुम कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि अगर
अगर कोई भी कॉमेडियन जाते ही जोक पे जोक फायर करने लग जाएगा तो वो काम नहीं करेंगे, टेस्टिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए इस काम को इतनी बार किया जाता है कि वो मसल मेमोरी में बैठ जाता है। और हमारा काम इससे बिल्कुल अलग है। मैं यहाँ पे कैमरा देख पा रहा हूँ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी हुई है पॉइंटर्स के अंदर, मैं पढ़ रहा हूँ और उसके बाद बोल रहा हूँ। और अगर मैं बीच में फंबल कर रहा हूँ तो मैं दोबारा उस लाइन को बोल दे रहा हूँ। जो फंबल वाली लाइन है वो मेरा एडिटर काट देगा और आप तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। बट एक कॉमेडियन क्या कर रहा है, आपके सामने एक लाइव आर्ट फॉर्म को परफॉर्म कर रहा है जिसके लिए वो पैसा चार्ज कर रहा है और वहाँ पे टेस्टिंग नहीं कर सकता है। टेस्टिंग हमेशा ओपन माइक्स के अंदर होगी और जब भी आपसे किसी भी शो के लिए पैसा लिया जा रहा है तो वो टेस्टिंग में नहीं जा रहा है। वहाँ पे आपके सामने एक फाइनल प्रोडक्ट ही आएगा और जिस दिन ये फाइनल प्रोडक्ट यूट्यूब पे लॉन्च हो गया उसके बाद वो आदमी कभी भी उस जोक को रिपीट नहीं कर सकता अगर वो हर्ष गुजराल नहीं है तो। उसका 6000 वाला रेफरेंस हर जगह चल रहा है, पर मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक बार जोक अगर पब्लिक हो गया तो दोबारा यूज नहीं होगा। एंड बहुत लोगों को ये रहता है कि यार मैं तो मेरे दोस्तों को हंसा देता हूँ, मैं दूसरों को भी हंसा सकता हूँ। समझो तुम्हारे दोस्त तुम पे इसलिए हंसते हैं क्योंकि उनके पास कॉन्टेक्स्ट है, वो तुम्हें पसंद करते हैं। एक अजनबी इंसान तुम्हें सेम बातें आगे बोलेगा, तुम नहीं हंसोगे। हंसा उसकी बात पे जाता है जिसको आप पसंद करते हो। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो, आप किसी को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे हो कि तेरी बात को मैं ऐसा ह्यूमर लूंगा, तो आप उस पर गुस्सा करोगे। और ये चीजों को इतनी बार किया जाता है कि उनकी मसल मेमोरी के अंदर इमोशंस बस जाते हैं। जैसे समय रैना का भी स्टिल अलाइव आया था, उसकी ना काफी सारी क्लिप्स लीक हो रही थी। समय रैना का जो स्टिल अलाइव उसने रिकॉर्ड करके डाला था ना, वो उसमें रो दिया था। वो अपनी इमोशनल स्टोरी सुना रहा है, वो अपनी माँ की बातें सुना रहा है कि मेरी माँ मेरे को फोन कर रही है, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, हाँ माँ मैं ठीक हूँ। वो सारी की सारी चीजें वो इमोशनली फील नहीं कर रहा था। वो एक आर्ट फॉर्म है। आप लोग सामने बैठे हो और वो आदमी आपके माइंड में अपनी इमोशंस डाल पा रहा है, इसी को तो आर्ट फॉर्म बोलते हैं। वो आदमी अपनी प्रेजेंस, बातें और हरकतों से आपके इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है, चाहे हंसा रहा है चाहे रुला रहा है, उसी को तो आर्ट बोलते हैं। लोगों ने इस चीज पे समय रैना को बहुत ज्यादा फेक बोला था, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। बाद में क्लिप्स निकल के आ रही थी, यार ये तो उस शो में भी रोया था, ये तो उस शो में भी रोया था, ये तो सारे शो में फेक कर रहा था, हमें तो वो इमोशन फील हो रहे थे, हमारे साथ तो समय रैना ने स्कैम कर दिया। स्कैम नहीं किया, वो आर्ट फॉर्म है। तुम्हें क्या लगता है अगर उसने 50 जगह पे जाके सेम सेट परफॉर्म किया तो 50 बार रोया होगा क्या? ये बकचोद आदमी तुम्हें इतना रोंदड़ू दिखता है? उसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक परफॉर्मेंस थी और वो हर बार अपना बेस्ट देता था क्योंकि उसको रिकॉर्ड किया जा रहा था। और 10-15 बार रिकॉर्ड होने के बाद उसने देखा कि किसके अंदर मैं सबसे परफेक्ट रोया हूं, वो वाला डाल देते हैं। और बाकी रिकॉर्डिंग और इन चीजों के ऊपर हम आगे चलेंगे, पर ओपन माइक से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। अभी मान के चलते हैं कि आपने ओपन माइक्स के अंदर स्ट्रगल कर लिया, आपने 1.5-2 साल उसके अंदर लगा लिए, जनता को नीचे जा जाके बुला लिए, सर ऊपर चलो मैं आपको चुटकुले सुनाता हूँ। आपने एक अच्छा खासा मटेरियल तैयार कर लिया, आपके पास अभी 30 से 40 मिनट का एक टाइट मटेरियल है जिसको जब भी आप परफॉर्म करते हो लोग हंसते। तो अभी आप उस मटेरियल का क्या करोगे? आप एक प्रोडक्शन हाउस के पास लेके जाओगे, उसको बोलोगे इसमें मूवी बना दे और मेरे को पैसे दे दे? नहीं ना, आपको अभी सोलो परफॉर्म करना है, आपको अभी ज्यादा टाइम चाहिए, आपको अभी ज्यादा स्लॉट्स चाहिए, आपको चाहिए कि अभी जनता आपके लिए आए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस कंटेंट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो आपने 40 मिनट का एक टाइट सेट या 50 मिनट का जो भी एक टाइट सेट तैयार किया, अब उसको आपको लीक करना पड़ेगा, आपको उसको रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा और उसके बाद उसको सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करना पड़ेगा, जिससे लोग आपको पहचानना शुरू करें, लोग आपको जानना शुरू करें कि अच्छा एक नया कॉमेडियन आया, ये भी अच्छा कंटेंट बनाता है। समझो एक कंटेंट क्रिएटर के लिए बेस्ट चीज होती है जब उसका कंटेंट पब्लिक जाता है और लोग उसको देखते हैं। पर एक स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए जिस दिन उसका कंटेंट पब्लिक हो जाएगा, वो उस दिन उस पूरे सेट को जान से मार देगा। उसके बाद अब वो उस सेट को परफॉर्म नहीं कर सकता है, उसका फुल स्टॉप वहीं लग गया, आप नई चीज लिखो। एंड जब भी आप कंटेंट को रिकॉर्ड करवा रहे होगे और उसको पब्लिक लेके जा रहे होगे, उसकी कॉस्ट के ऊपर हम लोग बाद में बात करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जब भी आप राइटिंग कर रहे होते हो आपको सीपीवी फिगर आउट करना पड़ता है। सीपीवी होता है कैरेक्टर, पर्सोना एंड वॉइस। देहाती भाषा में समझाऊं, मान के चलो कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी शुरू कर देता हूं और मैं माइक पे जाके बोलना शुरू कर देता हूं, भाई क्रेजी हो गया, भाई क्रेजी हो गया। तुम बोलोगे तो समय की कॉपी है। तुम लोग टॉप 5 स्टैंड अप कॉमेडियंस के नाम लोग, बस्सी हो गया, अभिमन्यु हो गया, समय हो गया, हर्ष हो गया, कामरा हो गया, जितने भी लोग हैं ना, सबका अलग अलग पर्सोना है, सबकी अलग अलग टारगेटेड ऑडियंस है, सबका एक एक एटीट्यूड है। अगर जाकिर आएगा तो बोलेगा भाई सख्त रहना है, पिघलना नहीं है। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अगर कोस्तो भैया मधुर आएगा तो वो गंदी बात ही करेंगे, वो कहेंगे पिघलो और मरो। बस्सी आएगा तो बोलेगा मर जाएंगे पर दारू पी के जाएंगे। और हर्ष आएगा तो बोलेगा भाई दारू पी ही रहे हैं तो 6000 में रशीन मिले आते हैं। तुम्हारा हर किसी को परसीव करने का एक अलग तरीका है, क्योंकि हर किसी की एक यूएसपी है। अगर मैं बिजनेस कंटेंट बना रहा हूँ और राहुल मलोडिया भी बना रहे हैं, तो हम दोनों के कंटेंट में भी फर्क है। मेरे बताने का तरीका, मेरा समझाने का तरीका, उनका अलग है, मेरा अलग है। मैं बहुत ज्यादा रियलिटी दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं थोड़ा एक्सपोज भी कर देता हूँ, मैं रियलिटी के ऊपर बात करता हूँ, थोड़े हार्श वर्ड यूज करता हूँ, थोड़ा रो रहता हूँ, और ये मेरा स्टाइल है। ऐसा नहीं है कि मैं देहाती हूँ, गांव में रहता हूँ, ये मेरा कैरेक्टर है जिसको मैं प्ले करता हूँ। ऐसे हर कोई अपना कैरेक्टर प्ले करता है, पर क्या कैरेक्टर प्ले करना है वो पहले बनाना पड़ता है। और जो बना रहे होते तो आपको देखना पड़ता है कि जब ये बन रहा है तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं या फिर नहीं। तो आपको आपके कैरेक्टर की एक यूएसपी बनानी होती है। मेरा मास्क मेरी यूएसपी है, मेरे बोलने का तरीका मेरी यूएसपी, मेरा कंटेंट मेरी यूएसपी है। फॉर एन एग्जांपल इस टॉपिक के ऊपर कि भाई कॉमेडियंस कैसे बनते हैं, कॉमेडियंस कैसे सुपीरियर है, कैसे बिजनेस फैक्टर में ये एडवांस है, क्या ऐसा कंटेंट कोई बना रहा है? नहीं बना रहा है, मैं बना रहा हूँ, ये मेरी यूएसपी है। तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग इसको
पसंद कर रहे हो, तुम लोग मेरे को परसीव ऐसे कर रहे हो। तुम्हारे माइंड में जो मुझे लेके इमेज है दैट इज माई यूएसपी, एंड वो चीज आपको ओवर द ईयर समझ आती है, आपको रातों रात समझ नहीं आती है। जब आप लोग राइटिंग स्टेज के ऊपर होते हो और ओपन माइक्स में जाके जोक्स को टेस्ट करते हो, आप पता है कैसे कैलकुलेट करते हो? 7 मिनट का सेट है, कम से कम 10 ओपन माइक्स के अंदर जाके सेम परफॉर्म करूंगा और सेम लोगों का लाफ रिकॉर्ड करूंगा, फिर हर सेकंड पे जाके सुनूंगा कि कौन से जोक के ऊपर कितने लोग हंसे। हो सकता है कोई पर्टिकुलर जोक के ऊपर कोई रूम बहुत ज्यादा साइलेंट रहा हो, दैट डजंट मीन कि वो जोक अच्छा नहीं है, हो सकता है वो ऑडियंस वैसी ना हो। तो क्या किया, एक बार टेस्टिंग करके डिसाइड नहीं किया कि जोक कैसा है, 10 से 15 बार टेस्ट किया, देखा कि भैया किसी भी जनता पे वर्क नहीं कर रहा या फिर ये पर्टिकुलर टाइप की जनता पे वर्क नहीं कर रहा। फिर फिगर आउट किया कि ठीक है, कॉलेज वाले आएंगे तो ये जोक करेंगे, कॉर्पोरेट वाले आएंगे तो ये जोक करेंगे, जिससे आप लोग मैक्सिमम लोगों को टारगेट कर सको और उनकी बास्केट में फिट हो सको। और यही चीज करते करते आप लोग रिफाइन ज्यादा हो जाते हैं, और क्योंकि आपका काम मुश्किल बहुत है तो ज्यादा लोग वो करते नहीं है, एंड ज्यादा लोग नहीं करते। मैं बोल रहा हूँ एज कम्पेयर टू क्रिएटर, स्टैंड अप कॉमेडियंस कम है और क्रिएटर्स हमेशा ज्यादा है, क्योंकि क्रिएटर बनना या फिर उस चीज को शुरू करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू स्टैंड अप कॉमेडी। बट क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी मुश्किल है तो उसके पर्क्स भी बहुत ज्यादा है। एक क्रिएटर जो लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकता, वो अपॉर्चुनिटी मिलती है एक स्टैंड अप कॉमेडियन को। तुम लोग देख लो ना यार, अक्षय कुमार की मूवी होगी, रणवीर कपूर की मूवी होगी, किसी मर्जी की मूवी हो, कौन होस्ट करेगा स्टेज को? सबको बता दूं कि क्योंकि मैं होस्ट हूं तो यहाँ सब कुछ झूठ होने वाला है। कभी कोई एडटेक इवेंट हो गया, उसके अंदर भी स्टैंड अप कॉमेडियंस को ही बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग ना स्पॉन्टेनियस होते हैं, ये लोग ना हैकलिंग से इतना ज्यादा दुखी हो चुके होते हैं कि इनके पास हाजिर जवाबी है। अगर किसी कंपनी के पास 2 ऑप्शन है कि वो 2 तरह के लोगों को बुला सकते हैं, एक हो गया मैं, मेरे को एक स्क्रिप्ट दी जाएगी, मैं वहां जाके परफॉर्म करूंगा, और अगर उस पूरे इवेंट में कुछ भी फकअप हो रहा है तो मैं शांत रहूंगा, क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम है परफॉर्म करना और जाना। दूसरी तरफ अगर मैं कॉमेडियन को बुलाऊंगा तो वो जाके बीच बीच में जोक्स ऐड करेगा, अगर कोई बच्चा उनको परेशान कर रहा है तो उसके ऊपर जोक करेगा, जो पूरा इवेंट है उसका एनवायरनमेंट अच्छा करेगा, फन लाएगा थोड़ा बहुत। इससे ओवरऑल क्या होगा, इवेंट अच्छा होगा, इवेंट और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लोग ज्यादा देखेंगे। याद है जब अनअकैडमी का इवेंट था और ये लोग समय रैना को ले आए थे, समय रैना अनअकैडमी को ही ट्रोल करके आ गया था। और एक और चीज, अनअकैडमी का आज कौन सा बर्थडे है? आखिरी। और अगर तुम लोगों को लग रहा है कि भाई क्या क्रेजी आदमी है, भाई कितने जिगरे वाला है, जिगरे वाला नहीं है, वो प्लान था। रोस्ट भी एक तरह की मार्केटिंग ही होता है और ये चीज जोमेटो ने भी करवा रखी है। इन्होंने तो स्पेशल एक इवेंट होस्ट किया था जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि हमें आके रोस्ट करो, जिसके अंदर समय रैना स्विगी की टी-शर्ट डाल के चला गया था। और बाद में क्या हुआ, ये चीजें वायरल हुई, और वायरल क्या हुआ कि भैया समय रैना स्विगी की टी-शर्ट डाल के चला गया दीपेंद्र गोयल के सामने, एंड उससे क्या हुआ, लोगों को पता चला कि दीपेंद्र गोयल कौन है, अच्छा ये जोमेटो का फाउंडर है, इसके सामने डाल के चला गया। क्या बात कर रहा है यार, जोमेटो तो बहुत कूल है यार, समय तो बहुत कूल है यार। जोमेटो की तारीफ हो रही है, उसके फाउंडर की तारीफ हो रही है। नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है, मार्केटिंग होती है, और मार्केटिंग के अंदर इस तरह के लोगों को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये लोग जितना ग्राइंड हुए होते हैं ना, ज्यादा क्रेडिबल बन जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जोक्स लिखना ही नहीं होता, जब आप जाके जोक करते हो ना, कई बार जोक्स नहीं चलते, रूम एकदम डेड होता है, आपकी आंखों में लोग आंखें डाल के वेट कर रहे होते हैं कि सुना दे भाई, कुछ अच्छा हंसा दे, और आप पे प्रेशर होता है कि आपको अगली लाइन से सबके मुंह पे हंसी चाहिए। वो लेवल ऑफ प्रेशर एक कॉमेडियन हजारों बार देख चुका होता है। बट उन इवेंट्स तक जाने के लिए, उतना स्पॉन्टेनियस होने के लिए जो जर्नी है वो बहुत टफ है। समय बनने के लिए आपको क्वालिटी से हटके क्वांटिटी के ऊपर शिफ्ट होना होगा। आज से पहले कॉमेडियंस की इज्जत नहीं थी, और मैं बताता हूँ क्यों नहीं थी। सबसे पहले तुम्हें पता है कि बनना बहुत मुश्किल है, प्रोसेस बहुत टफ है। मान लिया बन गया, अभी मुझे 20 मिनट का शो रिकॉर्ड करवाना है, कितने पैसे लगेंगे? बेंगलोर का एक कॉमेडियन है हर्षित नाम से, उसने रिकॉर्ड करवा के अपनी एक वीडियो को अपलोड करवाया था, जिससे कितना पैसा बना यूट्यूब के अंदर वो भी बताया। और अभी दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई की जो भी नंबर्स होंगे वो थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं। इसके अंदर इसने बताया कि इसने 20 मिनट के सेट को रिकॉर्ड करवाया था और उसको पब्लिक डलवाया था, जिसके अंदर रिकॉर्डिंग के उसके 17,700 रुपए लगे, एडिटिंग के उसके अंदर लगे थे 24,000 रुपए, मिक्स एंड मास्टर में लगे थे 10,000 रुपए, प्रोफेशनली शॉर्ट्स एडिट करवाने के 20,000 रुपए लगे थे। टोटल बनता है 71,700 रुपीज। और इस वीडियो के ऊपर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए थे, फिर भी सिर्फ 40 से 45,000 के बीच में कमाए, और बाकी जितना पैसा लगा वो पूरा को पूरा लॉस में चला गया। बट अभी तुम लोग क्वेश्चन करोगे कि यार आदित्य, तेरी पूरी की पूरी वीडियो ये है कि ये लोग कंटेंट क्रिएटर्स है ही नहीं, कंटेंट क्रिएशन तो इनकी साइड चिक होनी चाहिए थी ना यार, कंटेंट क्रिएशन को इनका मेन इनकम क्यों बोल रहा है? इनके मेन इनकम तो शो होंगे। सोचना यार, 10 लाख लोग, 1 मिलियन लोगों ने इसको देखा है, उसके बाद तो इसकी कितनी ही टिकटें बिक गई होंगी। टिकटों से कमाया होगा ना इसने पैसा, वो क्यों छुपा रहा है? तो चलो उस पे भी चलते। देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये लोग टिकटों से बहुत अंधा पैसा कमाते हैं तो मैं तुम्हें अंधेरे में रख रहा हूँ, और अगर मैं बोलूं कि टिकटों से पैसा नहीं कमाते मैं तब भी तुम्हें अंधेरे में रख रहा हूँ, क्योंकि अंधेरे से बाहर निकलने के लिए ना तुम्हें कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा क्रिएटर्स को। अगर तुम लोग टियर 1 की बात कर रहे हो, जिसमें अभिमन्यु आ गया, बस्सी आ गया, अपना जाकिर आ गया, समय आ गया, ये लोग कमा रहे हैं। ये लोग छोटे मोटे शोज नहीं कर रहे, ये लोग ऑडिटोरियम भर रहे हैं। जाकिर खान ने मेन स्क्वायर गार्डन के अंदर 6,000 लोगों को भरा था। ये लोग एक शो से कितना पैसा कमा लेते हैं उसको कैलकुलेट करना भी काफी शैलो होगा। बट अगर हम लोग जर्नी की बात कर रहे हैं तो हम लोग टियर 2 कॉमेडियंस की बात करते हैं। अभी मैं इनको टियर्स में इसलिए डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि इनकी कॉमेडी बुरी है, मैं इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग अभी उतने ज्यादा फेमस नहीं है। जैसे मेरा एक काफी अच्छा दोस्त है विवेक समतानी हो गया, कौस्तुभ हो गया, मृदुल हो गया, अपना ये ओमकार हो गया। इनका कैसे होता है, ये लोग जब भी शोज डालते हैं ना तो 70 to 75% की ऑक्यूपेंसी आती है। पर अगर गुड़गांव का साइबर हब लेके चलो तो शायद उसके अंदर 200 लोगों की सीटिंग है, और जो भी नंबर्स हम लोग आगे कैलकुलेट करने वाले सिर्फ और सिर्फ असम्पशंस है। रियल नंबर्स मुझे नहीं पता है, पर मेरे माइंड में एक आइडिया
आइडिया है और वही आइडिया तुम तक पहुंचाना इस वीडियो का मकसद भी। मान के चलते कि एक एवरेज टिकट की कॉस्ट है 700, 200 लोगों की सीटिंग है, मान लेते हैं कि 150 लोग आए। अगर तुम लोग दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें लगेगा कि यार 1,05,000 रुपए कमा ली होगी सिर्फ एक शो से। पर थोड़ा सा रुक जाओ, दोबारा गिनते हैं। सबसे पहले जब भी आप लोग किसी भी टिकट को बुक कर रहे हो आप जाके करते हो बुक माई शो से। अभी जितने भी रुपए की टिकट है बुक माई शो के अंदर 2% लेगा आपके ट्रांजेक्शन चार्ज, 12 से 22% के बीच में लेगा अपना कमीशन। इसके अंदर ना बुक माई शो बहुत स्मार्ट प्ले की है। सबसे पहले जब कॉमेडी सीन इंडिया के अंदर आ रहा था ना तो इन्होंने सभी कॉमेडियंस को बुक माई शो पे ले आए। सभी कॉमेडियंस को बोला कि यार हम लोग आपसे कुछ खास चार्ज करेंगे नहीं, आप एक काम करो, आप लोग टिकटें बेचने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म का लिंक डाल दिया करो। जिससे हुआ क्या कि हर कोई अपनी टिकट बेचने के लिए बुक माई शो पे आ जाता था। जिससे क्या हो चुका है कि बुक माई शो की अपनी एक ऑडियंस बन चुकी है जो सिर्फ कॉमेडी देखना चाहती है। इसको अगर अभी कॉमेडी देखनी होती है तो वो बुक माई शो खोल के देखते हैं भैया क्या क्या लगा हुआ है, कौन सा कॉमेडियन हमारे शहर में कब आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो जो ऑडियंस इन्होंने पहले कॉमेडियन से ली थी अभी इन्हीं को वापस बेचते हैं लोग। और अगर आपने 100 रुपए की टिकट बेची है तो ट्रांजेक्शन फी और बुक माई शो के कमीशन के बाद 12 रुपए से लेके 22 रुपए तक तो जा चुके हैं। इसके ऊपर तुम लोग 18% जीएसटी भी हटा दो, क्योंकि अगर तुम लोग कुछ बेच रहे हो और सरकार तुमसे पैसा ना ले तो वो तो गलत है। अभी इसके बाद आ जाता है वेन्यू चार्ज। आप लोग जहां पे भी परफॉर्म करने जा रहे हो वहां पे आप लोग वेन्यू को रेंट कर रहे हो, कोई लोग आके वहां पे बैठेंगे, लाइट्स मिलेंगी, एक एनवायरनमेंट मिलेगा, माइक मिलेगा, ऑडियो सिस्टम मिलेगा। और जो वेन्यूज होते हैं ना वो अलग अलग तरह से चार्ज करते हैं, 2-3 तरह की रेंज होती है। मैं तीनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे जो समय रहना हो गया या बस्सी हो गया, जब भी ये लोग शोज करते हैं ना ये ऑडिटोरियम्स को रेंट करते हैं, जाके बोलते हैं कि यार 5,000 सीटिंग का ऑडिटोरियम है, हमको ये रेंट करना है इतने घंटों के लिए, उसका एक वन टाइम चार्ज बता दे। उसके बाद हम लोग इसके अंदर एक बंदा बिठाया, हम लोग इसको पूरा भरे, वो हमारे ऊपर है, तो इसका वन टाइम चार्ज बता दे, हम तेरे को वन टाइम चार्ज दे देंगे और उसके बाद उसको यूज कर लेंगे। दूसरा तरीका ये होता है जो लव स्टोर हो गया फिर हैबिटेट हो गया, ये जो छोटे ऑडिटोरियम्स होते हैं ना इसके अंदर करना। ये जो छोटे वेन्यूज होते हैं 100, 200 या 300 सीटिंग के आसपास, अगर आप इनके पास जाके बोलोगे कि यार मुझे शो करना है, बहुत हाई चांस ही आपको मना कर देंगे, क्योंकि आपसे मिनिमम टिकट गारंटी मांगेंगे। कि आपको बोलेंगे यार कम से कम 100 टिकटें तो बिकनी ही चाहिए, तभी हम लोग तुम्हें अलाउ भी करेंगे परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि ज्यादातर ये जो वेन्यूज होते हैं ये भी तो लॉस में ही होते हैं ना, तो इनको होता है कि अगर कोई भी कॉमेडियन आके हमारे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं तो मिनिमम टिकट गारंटी तो चाहिए चाहिए। मान के चलो कि 700 की टिकट और ये लोग कह रहे हैं कि भैया 100 टिकटें तो बिकनी ही बिकनी चाहिए। दैट मींस ये 70,000 तो आपसे मांग ही रहे हैं। अगर 100 टिकटें नहीं बिकती है, सिर्फ 90 बिकती है और 90 लोग आते हैं और आप परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको 10 टिकट का पैसा इनको अपनी जेब से देना पड़ेगा सिर्फ परफॉर्म करने के लिए। पर मान लेते हैं कि यार 110 टिकटें बिकती है तो 100 टिकट्स का ये लोग ले जाएंगे और 10 टिकट का आप लोग रखोगे। और कभी कभी ये होता है कि जब भी थोड़ा नॉन फेस आ रहा होता है, जैसे ओमकार हो गया, मृदुल हो गया, तो जो भी वेन्यू ओनर्स होते हैं उनको पता होता है कि यार डिसेंट को टिकट्स तो बेच ही लेगा, तो वो लोग ना स्प्लिट के ऊपर बिहेव करने लग जाते हैं कि यार देखो सारे टैक्सेस और पैसे काटने के बाद जो भी पैसा बचेगा उसको 50-50 कर लो। कुछ के साथ 60-40 हो जाता है, कुछ के साथ 40-60 हो जाते हैं। डिपेंड करता है हर कॉमेडियन के ऊपर, कुछ भी फिक्स नहीं है। बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ना इसमें कोई कम्युनिटी है ना इसमें कोई लेबल है। एक लोता शो था कॉमिक सान जो कॉमेडियंस को प्रमोट करता था, वो भी फ्लॉप है। वो शो भी अपने आप के अंदर भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया था कभी। कॉमेडियंस के पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, कोई फैक्टर ही नहीं है जो उनको पुश करता हो। तो आपको जो भी करना है खुद ही करना है। और अभी हमने वो पैसे नहीं गिने जो आपके बैनर्स पोस्टर्स के अंदर जाएंगे या फिर एडवर्टाइजमेंट के अंदर जाएंगे, क्योंकि आपको टिकटें भी तो बेचनी है, आपको बुक माई शो पे भी एड चलानी पड़ती है कई बार। और मेरी कुछ कॉमेडियन से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि जितना भी पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो टिकट सेल से, उसका 25% से लेके 40% तक आप लोग बचा पाते हो। और ये चीज मैं लव स्टोर या फिर हैबिटेट जैसे छोटे वेन्यूज की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मान के चलो मृदुल टाइप से इतना ग्राइंड करने के बाद उस लेवल पे आने के बाद जितना वो अभी पहुंच चुका है, अगर वो साइबर हब के अंदर शो कर रहा है 75% की ऑक्यूपेंसी है और उसके बाद जितना पैसा मैंने अज्यूम किया उतना ही कमा रहा है, तो हर शो का उसको सिर्फ 25 से 40 हजार पे ही मिलता है। और मैं तुम्हें याद दिलवाना चाहता हूँ कि अभी तक इस शो को रिकॉर्डिंग नहीं करवाई जा रही है, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग प्रोसेस पे चले गए तब गेम पुट्ठा हो जाएगा, तब आप लॉस कर रहे हो। आप अपनी जनता को बुला के शो करके लॉस कर रहे हो। और आप ये चीज भी अभी तक भूल चुके हो कि आप एक ही शहर में 50 बार परफॉर्म नहीं कर सकते हो। आपको ऑल ओवर द इंडिया ट्रैवल करना पड़ेगा, आपके फ्लाइट चार्जेस होंगे, आपका होटल होगा, आपका फूड होगा, वो पैसा भी खर्चा होगा। एक ग्लोरीफाइड लाइफ दूर से दिखती है कि भैया जिस शहर में जा रहा हूँ किल करके आ रहा हूँ, चुटकुले सुना रहा हूँ, यूट्यूब पे छा रखा हूँ। यूट्यूब पे छा रखे हो, यूट्यूब आपको बहुत अच्छा पैसा नहीं देता है क्योंकि एडसेंस है। इंडिया में एडसेंस बहुत कम पैसा वैसे ही देता है। आपके कंटेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है प्रोड्यूस करने में। शो से आप पैसा बना लेते हो अगर आप हर शो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो, पर बहुत क्रेजी वो भी नहीं होता है। और यहाँ तक आने के बाद तुम लोग मेरे से पूछोगे कि फिर यार कॉमेडियंस पैसा बना कैसे रहे, और उसका जवाब है प्राइवेट शोज, कॉर्पोरेट शोज, कॉलेजेस और स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप सेम है जैसे हम लोगों को मिलती है क्रिएटर्स को, उनको भी मिल जाती है। दूसरा हो गया इनको कॉलेज इवेंट्स के अंदर बुलाया जाता है और अच्छा खासा पैसा देके परफॉर्म करवाया जाता है। और सबसे ज्यादा पैसा जो इनका बनता है वो बनता है कॉर्पोरेट शो से। नंबर बोलना नहीं चाहता पर एक डिसेंट गुड कॉमेडियन को एक कॉर्पोरेट शो के अंदर अगर आप प्राइवेटली कर रहे हो किसी के लिए जिसका अंदर सिर्फ उन कंपनी के ही लोग हैं और आपको 1 घंटा परफॉर्म करके आना है, तो आपको डबल डिजिट ऑफ लैक्स के नंबर मिल जाते हैं। 1 घंटा परफॉर्म करो, डबल डिजिट ऑफ लैक्स निकाल लो। और यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। और उसके अलावा होस्टिंग हो गया, जितने भी OTT शोज आ रहे हैं उसके अंदर हो गया, चाहे बिग बॉस हो गया या फिर कोई भी जियो के प्लेटफॉर्म के ऊपर 10 तरह के शोज लॉन्च होते रहते हैं। किसी भी तरह का शो हो गया, हर किसी के अंदर आज के डेट में कॉमेडियंस फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि ये लोग स्पॉन्टेनियस बहुत ज्यादा
है। आप इनके उंगली करके देखो, जवाब इनकी जीप पे बैठा है। 17 साल में प्यार में पड़ जाते हो, अपनी गर्लफ्रेंड से कहते भाई मुझे लॉयल्टी चाहिए, वो सामने से कह रही पहले प्यूबर्टी तो ले। और यहाँ तक तो मैं समझ आ गया होगा कि ठीक है यार, कॉमेडियंस बहुत ज्यादा ग्राइंड करते हैं और उसका फल ले रहे हैं। जो लोग बन पा रहे हैं वो लोग अच्छा कमा रहे हैं, जो लोग नहीं बन पा रहे वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। बट ये जो समय रहना ना नेटफ्लिक्स के साथ स्कैम किया, उसको कैसे जस्टिफाई करूंगा? तो इस चीज को ना तुम लोग ऐसे लेके चलो, ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स उस कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर चाहता नहीं। नेटफ्लिक्स डेफिनेटली उस कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर चाहता है, पर वो समय रहना की चॉइस है कि उसको उस प्लेटफॉर्म को देना नहीं चाहता। एंड जिन भी टर्म्स के ऊपर इन्होंने अग्री किया है, एक बहुत स्मार्ट टर्म्स है। इन्होंने एक बहाना दिया कि हम लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर क्यों लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि एड फ्री आ रहा है। एड फ्री यूट्यूब के ऊपर भी आ रहा है, सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। यूट्यूब की भी प्राइम मेंबरशिप है और मैंने ले रखी है। तो ये जो बहाना दे रहे हैं ना कि यार जो भी लोगों को ऐड नहीं देखनी वो नेटफ्लिक्स पे चले जाओ, जिनको ऐड देखनी है वो यूट्यूब पे आ जाओ, वो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। नेटफ्लिक्स को क्या करना है, जितने भी लोग अभी लेटेंट को देखने वाले हैं वो ना लोगों के माइंड में एक परसेप्शन छोड़ना चाहते हैं कि यार इस लेवल का कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। चाहते हैं कि इस कंटेंट को प्रोड्यूस करने के पीछे हम लोग हैं, हमारी सुपर पावर है, जो एक तरह से तुम लोग इनडायरेक्ट स्पॉन्सरशिप भी गिन सकते हो। बाकी तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुमने कभी ओपन माइक ट्राई कर रखा है तो। एंड ये पुरानी कुछ वीडियोस आ रही होंगी, आई एम प्रीटी श्योर तुमने नहीं देखी क्योंकि व्यूज बहुत कम है। इसको भी देख लेना, अच्छी बना रखी है। और मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।